गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया, चैप्टर 9। मीनिंग ऑफ बैंकिंग क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस की क्या मीनिंग है? In the bank fail to return the deposit of its customer on a demand, then it is the loss of the trust of a bank. These feelings of distract the depositor create a crisis before the bank. Due to the distract, depositor draw all their deposit money from the bank. This distract a crisis. In short, we can say that if bank fails to return the deposit of the public on its demand, then it is the banking crisis. मतलब कि किसी भी कारण से यदि कोई बैंक अपने काम को करने में फेल हो जाता है और उसका और जनता का अन्य बैंकों पर से विश्वास उठने लगता है और देश की जितनी भी जनता होती है वो बैंकों में जमा धन को वापस मांगने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप ही देश के अन्य बैंक भी असफल होने लगते हैं, मतलब कि फेल होने लगते हैं। बैंकों के असफल होने की स्थिति को ही हम लोग बैंकिंग क्राइसिस या बैंकिंग संकट कहते हैं। अब हमारे बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया, हमारे इंडिया में बैंकिंग क्राइसिस का क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। पहला है फर्स्ट बैंकिंग क्राइसिस 1913 to 17। During the First World War, there came a crisis in a banking in India. The main reason for such a crisis were lack of central bank or unorganized and underdeveloped money market in India. Claim of small commercial banks were liquidated and there was loss of the confidence of the public. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय हमारे यहाँ इंटरेस्ट की जो रेट थी वो उस पर काफ़ी उसको बढ़ा दिया गया था, मतलब इंक्रीज़ कर दिया गया था, क्योंकि युद्ध के कारण अधिक साख की मांग होने लगी थी और बैंकों को जो लाभ के अवसर प्राप्त हुए थे वो युद्ध के समय अनिश्चित युद्ध के कारण बैंकों के प्रति जनता का जो अविश्वास की भावना उत्पन्न कर दी गई थी, जिससे कि जितने भी बैंक में डिपॉजिट थे बैंक से अपनी जमा राशि को निकालने लगे, किंतु बैंकों द्वारा लोगों की मांग को पूरा करना कठिन हो गया था, जिसके फलस्वरूप बैंक अपने काम करने में फेल होने लगे थे और जिस वजह से लोगों का बैंक के ऊपर से विश्वास हटने लगा था। सेकेंड बैंकिंग क्राइसिस 1932 एंड 1929 to 36। In April 1923, the Alliance Bank of Shimla failed. The effects of the failure of old bank become a very disastrous. In the year 1932, there was another instance of a failure of a banking system. Altogether, 481 banks failed between the 1929 and 36. इसके बाद जब आपका सेकेंड बैंकिंग क्राइसिस हुआ तो प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद बैंकों की जो स्थिति थी उसमें कुछ तो सुधार हुआ था, किंतु सरकार की मुद्रा संकुचन की जो नीति थी उस कारण बैंक में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी और इसके बाद बैंकिंग जो क्राइसिस थे वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। 1929-30 के बीच में एक महामंदी काल आई जो एक ऐसा संकट था जिसमें कि बैंक अपने काम करने में काफ़ी फेल होने लगा। 1929 से 36 की जो टाइम पीरियड था उसमें देश में लगभग हमारे यहाँ मतलब जो हमारा देश में 481 बैंक्स थे जो कि अपने काम करने में फेल होने लगे थे और जिसकी वजह से ये क्राइसिस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई। इसके बाद थर्ड बैंकिंग क्राइसिस जो था वो 1939 से 46 के बीच था। द एंड ऑफ जून 1939 विटनेस अनदर बैंकिंग क्राइसिस इन साउथ इंडिया इन द फेलियर ऑफ द Travancore National and Qualin Bank Limited. The bank held a very important position among the South Indian joint stock bank. It had a paid-up capital of rupees 25 lakh and had 78 branches. इसमें क्या हुआ था, इस काल में जो बैंकों की मतलब प्रोग्रेस थी वो फिर से काफ़ी बढ़ी, लेकिन देखते देखते ये फिर बैंक अपने काम करने में फेलियर होने लगा था और 1939 से 46 के बीच में जो 7 वर्ष का समय था उसमें समझ लीजिए कि जो बैंक की मतलब पेड-अप कैपिटल थी वो जो थी वो 25 लाख थी और 78 ब्रांचेस थी। As soon as the news of the failure was received, the Reserve Bank session special credit limits to the bank in South Indian, and these limits were later doubled. But for this timely action, the Reserve Bank of a major banking crisis, लेकिन रिजर्व बैंक भी इस क्राइसिस को दूर करने में बहुत सफल नहीं हुआ और उनके भी काम करने के मतलब जो वो था वो काफ़ी मतलब काम करने में वो बहुत अच्छे नहीं साबित हो पाए। इसके बाद आता है कॉजेस ऑफ अ बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया। हमारे भारत में बैंकिंग के क्राइसिस के क्या क्या कॉजेस थे। सबसे पहला है मैनी ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द मैनेजर ऑफ दीज बैंक्स वर इनकैपेबल एंड हैड अ रिलेटेड नॉलेज आइदर द प्रिंसिपल और द प्रैक्टिस ऑफ अ बैंकिंग। मतलब कि जो भी हमारे डायरेक्टर और मैनेजर थे वो बहुत ही इनकैपेबल थे, इस वजह से भी कॉजेस बैंकिंग क्राइसिस बढ़ता गया। फिर सेकेंड है देयर वाज कीन कंपटीशन एंड अ rivalry among the bank to the attract deposit. This led them to the offer much higher rates
of interest than they could really afford if they had conducted their legitimate business only. In order to be able to pay the high rates of interest, they employed the fund at their disposal in the hazardous enterprises. इसके अलावा जो हमारे बैंक थे उनकी जो ब्याज की दर थी वो बहुत ही ऊंची थी। मतलब जो पूंजी के अभाव में बैंक जमाओं को आकर्षित करने के लिए ऊंची दर पे ब्याज देने लगे थे। इस ब्याज का भुगतान करने के लिए बैंकों के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में विनियोजन करना आवश्यक हो गया था जहाँ पे बहुत हाई रेट में इंटरेस्ट मिल सकता है। इस कारण बैंकों ने ऊंचे इंटरेस्ट रेट पे प्राप्त करने के लालच से अपने धन को बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्यों में लगा दिया था, जिसके कारण आवश्यकता के समय ऋण वसूल ना हो सका, बैंक असफल होने लगे। नेक्स्ट है आपका there was also a great paucity of a fund with these banks. The mostly depended upon deposit, which could be used only for giving short-term loans and advances. But most of these banks had lock up to larger proportion of their deposit in the industrial investment, and when their depositor became threatened, they found their resources inadequate and the financially finally gave way. इसके अलावा कुछ ऐसे फंड्स वगैरह भी थे बैंक के पास जिसकी वजह से बैंक जो होते थे वो उनका डिपॉजिट करते थे शॉर्ट टर्म के लिए और उनसे लोन वगैरह एडवांसेस लेते थे और उनको जब पूरा करने की बात आई तो ये उन चीज़ों को पूरा करने में काफ़ी फेल होने लगे थे। Most of the bank had also lock up large sum in the speculative dealing in the silver, pearls and others commodities. Hence, when the depression set in, they had to suffer huge losses as result, which they had to close their doors. Next है आपका further very low cash reserve were kept by these banks. Even the liquid assets of many of the bank were small and the precursors they were hopelessly inadequate to serve their purpose in a country like India where the banking habit was still from the being developed. अब देखो इसमें क्या क्या होता गया। कभी कभी क्या होता था कि जो हमारा भारतीय बैंक था उसके पास 10% 11% का ही कैश रखा जाता था, जबकि भारतवर्ष में नगद कैशों का अनुपात अन्य देशों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। बहुत से बैंक नगद कोषों का अनुपात कम होने के कारण भी ग्राहकों की मांग को पूरा करने में फेल होने लगे। इसके अलावा सट्टा व्यवसाय में बैंकों के लिए रुपए लगाना सही नहीं था, परंतु ऐसे बहुत से बैंक थे जिन्होंने रुपए को सट्टे के व्यवसाय में लगा दिया और आर्थिक मंदी के समय ऐसे बैंकों को बहुत हानि उठानी पड़ी। इसके अलावा सरकार ने भी बैंकिंग संकट के समय बैंक की कार्य की जो भी मतलब जैसे भी कार्य किया जाता किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया और बैंकों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ असफल होने दिया। इसके अलावा कुछ बैंक ऐसे थे जिन्होंने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए विनियोग में लगा दिया था और पर्याप्त लिक्विडेशन के अभाव में वो फेल होने लगे। देश में बैंकिंग विधान के अभाव के कारण मतलब बैंक के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, बैंकों पे कोई भी कानूनी नियंत्रण नहीं था, जिसको देखो वो अपने हिसाब से मनमानी करके लाभ कमाता था। इस वजह से भी बैंकों का भी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बैंक के जो अंशधारी प्रबंधन में भाग नहीं लेते थे और संचालक मंडल का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था, उन संचालकों ने अपनी स्वेच्छा से ही अपने निजी हित की कार्य किए और बैंकों के संचालन के उचित नीति सिद्धांतों की अवहेलना की। इस तरह मतलब बहुत से ऐसी रीज़न थे जिसकी वजह से बैंकिंग क्राइसिस हमारे इंडिया में बढ़ते गए। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ बैंकिंग क्राइसिस, इसके क्या इफेक्ट्स पड़े। फीलिंग ऑफ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन पब्लिक, सबसे पहला जो हुआ था वो जनता में अविश्वास की भावना उत्पन्न होने लगी। मतलब देश में बैंकों की बड़ी संख्या में तीव्रता से असफल होने के कारण भारत की आम जनता को बैंकिंग प्रणाली के प्रति अत्यधिक अविश्वास तथा असंतोषजनक भावना का सामना करना पड़ा। मैक्सिमम इफेक्ट ऑन अ मिडिल क्लास, इसके अलावा जो देयर हैड द मैक्सिमम एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फेलियर ऑफ अ बैंक ऑन द मिडिल क्लास बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर लाइफ लॉन्ग सेविंग। जो हमारे मतलब मिडिल क्लास थे, जो बैंक असफल हुए थे उसमें सबसे अपने जमाकर्ताओं की समस्त जमा राशि को वापस नहीं कर सके। इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव मिडिल क्लास पीपल पर व्यक्तियों पर पड़ा क्योंकि उनकी जीवन भर की अल्प बचतें उसमें डूब गई। द नीड ऑफ अ प्रॉपर बैंकिंग लेजिस्लेशन, इसमें क्या हुआ था, जनता ने बैंकों के प्रति अविश्वास के कारण देश के बैंकों के विकास की गति एकदम धीमी पड़ गई थी। जिन राज्यों में बैंक अधिक संख्या में असफल हुए थे वहाँ तो नए बैंकों की स्थापना पे भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। देश की बड़ी संख्या में बैंकों के असफल होने पे गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि बैंकों की जो कार्यकलापों की समुचित नियंत्रण था उसको बताना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, जिससे कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम को भी मतलब पास किया गया था।
अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।